अब मैंने क्या किया, एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और आप मुझे जल्दी से आंसर इसके बताएंगे ताकि हम आगे चीज़ों को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम। मैंने कुछ नंबर लिखे, अच्छा डबल नंबर लिख देते ज़्यादा इजी हो जाए। अच्छा जी, अगर जैसे फ्रूट फ्लावर की क्वांटिटी बिल्कुल ही ना, मैंने सही बोला, मालूम करनी हो, हमारे पास क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं मौजूद, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स। अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी हो काउंट ऑफ को यूज़ करेंगे, काउंट ऑफ नहीं, कोई चीज़। अच्छा, काउंट इफ में क्या है कि किसी कंडीशन के मुताबिक कोई चीज़ काउंट करनी, तो आप क्या करेंगे, काउंट इफ यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं काउंट इफ के अंदर आपको मैंने बताया था, काउंट इफ के अंदर आपके पास कितने आर्गुमेंट्स आते हैं, दो आर्गुमेंट्स आते हैं, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। मैंने यहाँ पे रेंज असाइन कर दी। अब कॉमा क्राइटेरिया के अंदर आप हार्ड कोड के अंदर वैल्यू भी दे सकते हो, हार्ड कोड में भी वैल्यू दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ग्रेटर देन क्या 20, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा। एंटर किया तो हमारे पास थ्री आ गया। अच्छा जी, काउंट इफ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सम इफ। अच्छा जी, सम इफ का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, सम इफ का फंक्शन बताएं मुझे जल्दी से, सम इफ का फंक्शन, सम इफ का फंक्शन बताएं। सम इफ का बताएं जल्दी से मुझे। ऐड करने के लिए। अच्छा जी, ऐड क्या मतलब, ऐड तो हम सम के फंक्शन से भी कर सकते हैं, ऐड तो हम सम के फंक्शन से भी कर सकते हैं, ऐड तो हम सम के फंक्शन से भी कर सकते हैं। फिर सम इफ क्यों यूज करेंगे, सम इफ कब यूज करेंगे, ऐड तो हम सम के फंक्शन से भी कर सकते हैं। कंडीशन के मुताबिक अगर किसी चीज को सम करना हो तो हम सम इफ यूज करेंगे। कंडीशन के मुताबिक किसी चीज को सम करना, किसी वैल्यू को सम करना हो तो हम क्या करेंगे, सम इफ यूज करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये डाटा है, अगर इस डाटा के ऊपर मैं सम इफ का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, इस डाटा के ऊपर मैं क्या सम इफ का फंक्शन यूज कर सकता हूँ।
यस। अच्छा जी, जो मेरी कंडीशन यहां पे थी, जो मेरा क्राइटेरिया यहां पे था, अगर मैं वही क्राइटेरिया यहां पे देता हूं सम इफ के अंदर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अच्छा, सम इफ के अंदर आपके तीन आर्गुमेंट्स आते हैं, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अच्छा, रेंज अगर वही आपकी वैल्यू है, ठीक है, आपकी वही वैल्यू है सम रेंज, तो आपके पास फिर सम रेंज आपके पास ऑप्शनल हो जाता है। मैंने इसको कॉमा दिया और क्राइटेरिया में मैंने कहा ग्रेटर देन 20, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से मुझे बताएं, अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आंसर आएगा? तीन आएगा। हाँ, अलियान, अदीन, तीन आएगा, तीन आएगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप फंक्शन तो देखो, आप फंक्शन तो देखो, कौन सा फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं सर 3 4 आएगा। 3 4 कैसे आ सकता है मुझे बताओ? सम इफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा? सम इफ का फंक्शन यूज करें। अब दोबारा से आप स्क्रीन पे देखिएगा और मुझे राइट आंसर दिएगा। 173 हीना उमेर कह रहे हैं, खान कह रहे हैं 173, बहुत कह रहे हैं कि 173, ठीक है। एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आया? 173 आंसर आ गया। बिल्कुल राइट आंसर जो आपने हमें बताया था वही 173 आया। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 173 में ये 16 इंक्लूड है या नहीं? 173 जो हमारे पास आंसर आया उसमें ये 16 जो लिखा हुआ है आ रहा है, क्या ये भी उसमें ऐड है या नहीं? सोच लो। आप कह रहे हैं नो, सबके मैसेज आ रहे हैं नो नो नो। क्यों? क्यों नहीं ऐड? वजह मुझे बताएं, वजह बताएं, इसकी रीजन बताएं, क्यों नहीं इंक्लूड है ये? रीजन मुझे बताएं, इंक्लूड क्यों नहीं है ये? मुझे इसकी रीजन आप बताएं कि 16 जो आप देख रहे हैं क्यों नहीं इंक्लूड? अच्छा, सैयद हसन कह रहे हैं कि इंक्लूड है, सम करना था। आप सब यस कह रहे हैं, आप सब यस कह रहे हैं, ये क्या बात है? इधर कहां जा रहे हो? स्क्रीन की तरफ देखो। क्योंकि मोहम्मद आकिब खान ने कहा कि क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, तो इस वजह से ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये क्योंकि इसके साथ टेक्स्ट भी है। अगर आपके सेल्स में नंबर से पहले टेक्स्ट या नंबर के बाद टेक्स्ट होगा तो वो फिर उस चीज को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अल्फाबेट इंक्लूड है। जी एच के खान भी सही कह रहे हैं सर, उसमें टेक्स्ट लिखा है, बिल्कुल। अच्छा, चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 16 को कर दूं 11 तो क्या आंसर चेंज होना चाहिए ना? बट हमारा आंसर चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर के साथ रिजवान भी। अच्छा जी सर, अगर हम ये रिजवान को रिमूव कर दें तो फिर तो ये करेगा ना? जी बिल्कुल। फिर भी क्यों नहीं किया इसने? जी ओ, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अगर मैं इसको कर देता हूं 20, नहीं काउंट किया इसने। अगर मैं रिजवान को जैसे ही टेक्स्ट को रिमूव करूंगा या मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22, तो देखें तब भी इसने काउंट नहीं किया। जैसे ही मैं टेक्स्ट रिमूव करूंगा तो ये देखिए इसने इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। वो हमने सही कर लिया था, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने अपना जो कंडीशन थी,
जो हमारा क्राइटेरिया था उसको हमने चेंज कर दिया। बट ये चीज़ आपके माइंड में स्टिल होनी चाहिए कि अगर किसी सेल के अंदर नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी होंगे तो वो उसमें क्राइटेरिया में शामिल नहीं होगा अगर वो रेंज में भी आता होगा। ठीक है, आपने अभी देखा, मैंने करके आपको दिखाया, मैंने 22 लिख दिया था और अगर रिजवान लिखा हुआ था वो सेल के वैल्यू को क्या ऐड नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने वो टेक्स्ट अल्फ़ाबेट को रिमूव किया तो उसने उस वैल्यू को भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। आई होप आपको ये तमाम सम, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, सम, ये फंक्शन क्लियर हुए होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे हमने काउंट इफ का देखा ना, हमारे पास काउंट इफ्स होता है, सम इफ देखा, इसी तरह से सम इफ्स होता है। ठीक है, काउंट इफ और काउंट इफ में क्या डिफरेंट है? काउंट इफ के अंदर आप सिंगल कंडीशन मालूम कर सकते हैं और काउंट इफ के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस मालूम कर सकते हैं। तो वो चाहें तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी ज़रूर कर दूंगा, बट हम इसको इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, हार्ड भी है, तो इस वजह से जो चीज़ें समझ में आई होंगी ना वो भी आप, तो इस वजह से काउंट इफ। आरिफ ऐसी बातें ना करो यार, आसिफ दोबारा से वीडियो देख लेना, क्योंकि वैसे ही हमने अभी तक एक्सेल को बाय बाय नहीं किया, बहुत चीज़ें रहती हैं अभी हमारी। ठीक, अच्छा जी, हमने फ़ॉन्ट का ग्रुप देख लिया था, ऐसा ही है, हमने फ़ॉन्ट का ग्रुप देख लिया था, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब चीज़ें क्लियर है ना यार? एक एक कमांडो थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो सके। अच्छा जी, अलाइनमेंट के ग्रुप में आ जाते हैं हम। ठीक है, अलाइनमेंट के ग्रुप में आ जाते हैं। मैं ज़रा सा क्या करता हूँ, अपने सेल्स का जो साइज है ना उसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, अब ये जो रिजवान भट्टी आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है? अब एक चीज समझिएगा, हमने वर्ड में देखा था कि हमारे पास 3 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती, अलाइन, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जैसे ही हमने वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट किया था तो हमारी अलाइनमेंट जो थी वो 9 आ गई थी, टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल और इसी तरह टॉप राइट, फिर मिडल आपके पास आ गई थी, फिर इसी तरह से बॉटम आ गई थी। तो एक्सेल के अंदर आपके 6 टाइप की अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, अब जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो कहाँ पे आ रहा था, सेल के किस पोजीशन पे आ रहा था, मुझे जल्दी से बताएं। बॉटम लेफ्ट के ऊपर, बॉटम लेफ्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखो कि ये क्या हुआ, लेफ्ट, ये देखिए बॉटम हुआ हुआ, ऐसे ही है, अलाइन टेक्स्ट टू द बॉटम। अगर मैं इसको कर देता हूँ टॉप तो ये लेफ्ट टॉप पे आ जाएगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ राइट आ जाएगा, सेंटर कर दूंगा सेंटर आ जाएगा, मिडल कर दूंगा मिडल आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से हमने वर्ड के अंदर जब टेबल इंसर्ट किया था टेक्स्ट की डायरेक्शन देखी थी, अब इस एक्सेल के अंदर भी आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे आता हूं, ये देखें, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये क्या हुआ, टेक्स्ट हमारा पूरा क्यों नहीं शो हो रहा? जी, ये मैंने टेक्स्ट को वर्टिकल कर दिया, वो मेरा टेक्स्ट क्यों शो नहीं हो रहा, कंप्लीट टेक्स्ट मेरा शो क्यों नहीं हो रहा? स्पेस, एक एक कमांड, हाइड, क्या हाइड, क्या बिल्कुल स्टाइलिश हमजा ने बिल्कुल सही कहा। बॉक्स का जो साइज है, सेल की लेंथ कम है, बिल्कुल एच के खान ने भी सही कहा। रो की विड्थ कम है स्पेस की वजह से, बिल्कुल हर किसी ने। अब जो मेरी रो की सेल की हाइट है ना वो कम है, तो मैं यहाँ पे आगे क्या कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिएगा मेरे पास ये क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, नीचे कर देते हैं, ये देखें, देखा आपने, आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको अगर रोटेट टेक्स्ट अप कर देता हूँ, ये इस तरह से शो हो जाएगा, ये देखें। डाउन कर दूंगा, डाउन हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट आपने करना है वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
ठीक है, ये देखिए आप चाहते हैं अपनी मर्जी से इसको फॉर्मेट करना है ये टेक्स्ट को, ये देखिए जिस डिग्री पे आपने इसको मूव करना है वो आप मूव कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है। हम इसको जैसे था वैसा ही कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 0 डिग्री पे कर दिया, बिल्कुल टेक्स्ट हमारे पास सही हो गया। अच्छा, सेंटर आ रहा है तो इस वजह से ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से हमने वर्ड के अंदर देखा था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर, मतलब कि वो आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या कर देगा, मार्जिन दे देगा, ये देखिए ठीक है, आपके सेल को थोड़ा सा मार्जिन दे देगा, ये आपके फर्दर मार्जिन के लिए यूज होता है। अच्छा जी, उसके लिए ये डायरेक्शन आपके सारी है जो हमने आपको बताई थी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अब आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। क्या समझ में आया? रैप टेक्स्ट क्या काम करेगा जी? रैप टेक्स्ट क्या काम करेगा? रैप टेक्स्ट से आप क्या काम कर सकते हैं? अच्छा जी, मेरे प्यारे से क्यूट क्यूट मन्ने से छुन्ने से बच्चों, ये जो अभी आपको जो बताना जा रहा हूँ रैप टेक्स्ट और इसके अलावा जो हम मर्ज एंड सेंटर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारा यूजेज ही इसका है। जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था सेल मर्ज का, इसके अंदर भी वो ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जल्दी से हम आते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हमारे जो सेल की विड्थ होती है वो मतलब कि 11 या 14 होती है, ठीक है, जो भी आप समझ लें। अभी अब मैंने एक बहुत लॉन्ग टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, ठीक है। अब वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, सेल का जो विड्थ होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा है। एक तो ये काम है, तब भी वो आपके पास टेक्स्ट होगा। दूसरा काम क्या है कि मैं जिस सेल पे लिखा है उस सेल को और उसके अगले सेल को दोनों को क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, तब वो मेरे पास शो होगा। तीसरा मैं क्या कर सकता हूं, अपना रैप टेक्स्ट यूज कर सकता हूं। वो क्या करेगा, आपका टेक्स्ट अगर आपने पूरा डिस्प्ले करवाना है तो वो आपके टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें आप बात समझिएगा, रैप टेक्स्ट करूंगा तो आपकी जो सेल की हाइट होगी वो इंक्रीज होगी, जो आपके सेल की हाइट होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि आप मैन्युअली उसको क्या करो, उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दो, एक तो ये काम है। अच्छा, दोनों में क्या होगा, तमाम उस कॉलम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उस रो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा आपके पास बच जाता है मर्ज सेल का, वो अगर वो यूज करना है वो आप यूज कर लें, काम के ऊपर डिपेंड करता है। चलें देखते हैं कि क्या सर आप क्या बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारे ऊपर से जा रही हैं, तो आप करके थोड़ा सा दिखाएं तो पता चले ना, तो हम बिल्कुल करके देखेंगे। अब मेरे सेल का जो साइज आ रहा है ये देखें, अब ये साइज है और मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। मास आईटी ठीक है, बस इतना, ज्यादा नहीं, हम चलो आगे भी लिख देते प्रोग्राम। ओके हो गया। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो किस सेल एड्रेस में लिखा है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो किस सेल एड्रेस में लिखा है, जल्दी से बताएं।
F1 में लिखा है, गुड हो गया। F3 पता नहीं कौन कहां से, ये छोटे छोटे बच्चों को ना कल बातें करते ना तो बहुत मारता आपको, बहुत पिटाई करता है। F1 में किरण फैजान, F1 में F3 में कहां से, F3 पे मैंने क्लिक किया हुआ, जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो F1 पे लिखा हुआ, ये देखिए। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड G1 में कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, अगर मैं G1 में कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या होगा, क्या अगर मैं G1 में कुछ टेक्स्ट लिखता हूं या अल्फाबेट लिखूं या नंबर लिखूं, कुछ भी लिखता हूं, होगा क्या उससे जी। अगर मैं G1 के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूं तो क्या होगा, वो टेक्स्ट रिमूव हो, वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा यार, क्या यार कितनी, अब यहां पे ये देखो यार, ये जो टेक्स्ट आपने F3 1 के अंदर टेक्स्ट लिखा था और वो कहां तक आ रहा है, I1 तक आ रहा है। अगर मैं G1 में कुछ भी लिखूंगा तो ये वाला टेक्स्ट हाइड नहीं, रिमूव नहीं होगा, बट हाइड लाजमी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिजवान लिखता हूँ तो ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये टेक्स्ट बाकी उसने रिमूव नहीं किया, हाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे ही है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको क्या करूं, रैप टेक्स्ट कर दूं। अगर मैं रैप, मुझे ये तमाम टेक्स्ट शो करवाना है, बट मैं चाहता हूं कि मेरी जो सेल की विड्थ है ना वो इतनी ही रहे, मेरे सेल की जो विड्थ है ना, जो मेरी विड्थ ये आप देख रहे हैं सेल की F वाले कॉलम में, ये इतनी ही रहे। तो मेरे पास एक पैटर्न ये है कि मैं अपने टेक्स्ट को क्या करूं, रैप टेक्स्ट कर दूं। रैप टेक्स्ट आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देगा, और उससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट की विड्थ उतनी रहेगी बट हाइट इंक्रीज हो जाएगी, बट क्या होगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। या दूसरा काम क्या है कि मैं भाई इसकी क्या करूं, मैं चाहता हूं हाइट इतनी दे, विड्थ इंक्रीज, विड्थ हो जाए, तो मैं यहां पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए, ये जो अभी दोनों काम किया है, इससे पूरे कॉलम और पूरी रो को इफेक्ट पड़ेगा, पूरे कॉलम और पूरे रो को क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं रैप टेक्स्ट करता हूं तो ये देखिए, ये 1 वाली रो का जो साइज है वो सबका यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली इस वाले सेल को करेगा, पूरी मतलब कंप्लीट इस 1 वाली रो का जो साइज होगा उसको कंप्लीट कर देगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या बचता है कि मैं क्या करूं, ये रिजवान जो लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूं और इन सब सेल को मैं क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, ये देखें, अब ये एक सेल हो गया। अब ये क्या, एक सेल, और इसका इंपैक्ट नीचे वाले सेल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट नीचे वाले सेल के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आपके साथ है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अगर आपने मर्ज एंड सेंटर करना है, आप मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, वो क्या करेगा, सेल को मर्ज करने के साथ साथ आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। उसके साथ आपके पास आ रहा है मर्ज अक्रॉस, अभी हम देखते हैं। उसके बाद मर्ज सेल आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस दोनों सेम है, ठीक है। मर्ज सेल में वो सेंटर नहीं करेगा, बाकी तमाम चीजें वैसे ही है जो आपके पास ऊपर आ रही है। अनमर्ज में जो सेल आपने मर्ज किए होंगे उनको क्या कर देगा, अनमर्ज कर देगा। इसके अंदर वो स्प्लिट सेल वाली कहानी नहीं है, जस्ट ओनली मर्ज सेल वाली है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी ये सेल्स बने हुए हैं, इन सेल को आप मर्ज कर सकते हो और इन्हीं सेल को मतलब कि क्या कर सकते हो, अनमर्ज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां पे आता हूं तो ये देखिए, अनमर्ज, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से आप मुझे बता दें।
अच्छा रिजवान बेटी तो वो मैंने उस टाइम डिलीट कर दिया था ना बेटा। अब मर्ज अक्रॉस में क्या कह रहा है, मर्ज अक्रॉस में बताओ जरा जल्दी से मुझे बताए कोई। मर्ज अक्रॉस में ये क्या कह रहा है, मर्ज सेलेक्ट सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल। ये बहुत यूज होता है, ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मर्ज अक्रॉस। जी मर्ज अक्रॉस का बताएं मुझे जल्दी से, क्या हम मर्ज अक्रॉस से क्या काम कर सकते हैं। जी अच्छा मर्ज अक्रॉस का मैं बता देता हूं आपको। मर्ज अक्रॉस का मैं आपको बताता हूं। अजान ब्रेक ले लें फिर उसके बाद हम देखते हैं अजान ब्रेक। क्या करता हूं मैं अभी, मर्ज अक्रॉस सेल। जिस तरह मर्ज सेंटर आपने देखा था, मर्ज सेल देखा था, इसी तरह से हमारे पास मर्ज अक्रॉस सेल भी है। अच्छा मर्ज अक्रॉस सेल क्या करता है, आपके मल्टीपल्स कॉलम को क्या करता है, मर्ज करता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब ये देखो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको
1 2 3 और यहाँ पे मैंने कह दिया 2 1 2 3। अच्छा जी, मैं अभी कितने सेल मैंने सिलेक्ट किए कोई बता सकता है? मैंने अभी कितने सेल सिलेक्ट किए हैं कोई बता सकता है? मैंने अभी कितने सेल सिलेक्ट किए हैं? नाइन। ओके, अगर मैं यहां पे आके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं तो क्या होगा? फिर कितने सेल आपके पास बनेंगे? अगर मैं इसको मर्ज कर देता हूं मर्ज एंड सेंटर तो क्या होगा? क्या 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। ये देखिए क्या हो गया 1। इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा के भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें। ओके, ये देखें। अच्छा जी, अभी यही काम हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं 1 2 3 1 2 और 3। अच्छा जी, अब मुझे बताओ अब मैंने कितने सेल सिलेक्ट किए? अब मैंने कितने सेल सिलेक्ट किए? सुबहात, आपको पता नहीं चला कि कितने सेल? ऐसा ना करो बेटा, अभी मुझे बताओ मैंने कितने सेल सिलेक्ट किए हैं? 9। अच्छा जी, अब मर्ज क्रॉस में क्या होगा, ये आपकी रो वाइज सेल को क्या करेगा, रो वाइज मर्ज करेगा। मतलब कि जैसे कि मर्ज सेंटर ने क्या किया था, आपको एक सेल बना के दे दिया था ना, लेकिन मर्ज क्रॉस ये नहीं काम करेगा। मर्ज क्रॉस क्या करता है, रो वाइज आपके सेल को मर्ज करता है, रो वाइज आपके सेल को मर्ज करता है। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस पे गया तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मर्ज सिलेक्ट सेल इन द सेम रो, इन द सेम रो। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए ये अलग रो है, उसने रो वाइज मर्ज कर दिया। अब मेरे पास ये जो सेल है ना, ये अब कितने सेल है, 3 सेल है। ये देखिए, देख लिया आप? तो मर्ज अक्रॉस में वो अपने सेल को क्या करता है, रो वाइज मर्ज करता है। हो गए 3, ये देखिए। बट अगर आप मर्ज सेंटर करोगे या मर्ज करोगे तो वो क्या करेगा, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देगा। जी, समझ में आया? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। यहां तक जितनी भी चीजें अगर आपको क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, जी सब चीजें क्लियर है, आगे चलें। एक्सेल मेरे प्यार से बच्चों, एक्सेल बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको एक्सेल समझ में आ जाएगा ना तो आपको आगे प्रोग्रामिंग में बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको एक्सेल समझ में आ जाएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको एक्सेल समझ में आ गया तो आपको आगे प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो आपको उसमें बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करने में मुश्किल इतनी नहीं होंगी। अगर आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग होगा, आपको फंक्शंस, ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो सैयद ज़्यादा फॉर्मल वेंडर रिपीट कर दो यार,
वही वर्ड के अंदर है यार, जो वर्ड में देखा था वही चीज है, फॉर्मल प्रेजेंट रिपीट कर दो। क्लियर सर, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा आपका। तो नेक्स्ट ईयर आपका रिजल्ट आएगा। आगे चलें थोड़ा सा। जी आगे चलें। जो आज मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, जो अभी आप चीज़ देखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब एक्सेल इसी के ऊपर बेस करता है। एक्सेल क्या इसी के ऊपर बेस करता है। थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा, बट अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने वो आपको पता होगा, मुश्किल के बाद ही कुछ आसानी आती हैं। तो इसी तरह से ये भी बहुत टफ है। इसको समझने के लिए आपको फुल फोकस से आप देखेंगे, समझेंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या करें अभी बता दें। चलें बता देते हैं। क्योंकि वैसे भी हमने एक्सेल में 2 क्लासेस मिस कर दी असाइनमेंट, तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, हम एक्सेल में देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है रेफरेंस का। क्या? रेफरेंस का। एक्सेल के अंदर कुछ रेफरेंस होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सेल में 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स, ठीक है। वो आप नंबर आगे पीछे कर दे, वो आपकी मर्जी है। रिलेटिव समझ ले, पहले आप ले आएँ या एब्सोल्यूट पहले ले आएँ। 3 हमारे पास रेफरेंस होते हैं। आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लें। अगर ये 3 रेफरेंस के ऊपर आपके हाथ सेट हो जाता है कमांड, तो आपको काम करने में बहुत ईजी होगा एक्सेल के अंदर। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। क्या क्या बोले मैंने? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं तब तक क्या करता हूँ, फाइल डाउनलोड करता हूँ। और अगर ये आपको क्लियर हो गए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके लिए एक्सेल बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो मस्ट आने ही चाहिए ना। कौन कौन से रेफरेंस बताएं, जरा जल्दी से मुझे बता दो। कौन कौन से रेफरेंस बताए हैं जरा मुझे बता दो जी। आप मुझे जल्दी से बताएं कौन कौन से रेफरेंस बताए आपको मैंने। रिलेटिव, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस, ठीक है। ये हम 3 रेफरेंस होते हैं एक्सेल के अंदर। अच्छा जी, रेफरेंस से पहले एक चीज मैं आपको और ऐड करता चला जाऊं, ताकि आपको किसी चीज़ का कोई भी डाउट ना रहे। मेरा ये होता है पैटर्न कि जो भी पढ़ रहा है ना उसको इस तरह से बताया जाए कि ताकि उसको तमाम चीज़ें इजी हो जाए। रिजवान या क्या लिखें? जी क्या लिखें?
दिया फाकिर। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के और मैं यहाँ पे कह दूं, अच्छा जो फाकिर मैंने लिखा हुआ है ये किस सेल पे लिखा हुआ है जी, किस सेल पे लिखा हुआ है? ये मैंने किस सेल पे लिखा हुआ है फाकिर? किस सेल पे लिखा हुआ है? सेल का एड्रेस बताएं मुझे। सेल का एड्रेस बेटा 2 क्या 3 क्या B2। अगर मैं B2 जी बिल्कुल इसी तरह से सरफराज और आसमा आसिफ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे B2 लिख देता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन क्या होता है? इक्वल टू का साइन किस लिए होता है? इक्वल टू का साइन किस लिए होता है मुझे बताओ। इक्वल टू का साइन किस लिए हम लगाते हैं जी? बताओ ना यार जल्दी। अच्छा हम फंक्शन के भी लिए भी लगा सकते। अगर हम फंक्शन से हट जाए, अभी हम थोड़ी देर फंक्शन से हट जाते हैं, हमें नहीं कुछ पता फंक्शंस क्या है। वैसे अगर हम इक्वल की बात करें तो इक्वल का मतलब क्या होता है? नहीं, आंसर के लिए नहीं। वही मैंने अभी कहा कि फॉर्मूले से अभी आप हट जाए, फॉर्मूला फंक्शन अभी अपने माइंड से निकाल दें थोड़ी देर के लिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हीना उमेर सम कैसे करेंगे? बिल्कुल 20 बराबर के लिए। अच्छा जी ये चीज मैं आपसे बराबर, ये आप आए ना, अब आप आ रहे हैं पॉइंट पे, ठीक है, बराबर वैल्यू। ओके अच्छा अब मैंने यहां पे क्या किया है, ध्यान से समझिएगा फिर मुझे बताइएगा। मैंने एक सेल पे लिखा फाकिर, उस सेल का एड्रेस था B2 और फिर D3 पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, इक्वल का साइन और B2 कर दिया। अब होगा क्या? अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं एंटर कर देता तो क्या होगा क्या जी? अगर मैं एंटर कर देता हूं तो क्या होगा? अगर मैं एंटर कर दूंगा तो क्या होगा? ये चीज तो एंटर करने पे वही शो हो जाएगा जो सर आपने इक्वल B2 के अंदर वैल्यू दी हुई है। गुड, ये चीज समझ में आ गया? मेरे बब्बर शेरो, ये चीज समझ में आ गया आपको? समझ में? अच्छा अब मैं फाकिर की जगह क्या लिखूं? अपना नाम लिख देता हूं यार, आपके नाम अभी मुझे याद नहीं हुए 2-3 के अलावा। तो मैं रिजवान लिख देता हूं। क्या? अब बात को समझिएगा। अब मैं अगर यहां पे B2 के ऊपर B2 मतलब कि यहां मैंने लिखा B2, ठीक है, ये B2 का सेल है और ये हमारा आ रहा है D3। ओके अच्छा नहीं यार कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को, कंफ्यूज तो करना ही नहीं। अच्छा अगर मैं यहां पे B2 पर रिजवान लिख देता हूं, क्या करता हूं, रिजवान लिख देता हूं, तो D3 में मेरे पास क्या शो होगा? मैं B2 में अगर रिजवान लिख देता हूं तो D3 में मेरे पास क्या शो होगा? यहां पे इस सेल पे क्या शो होगा? जल्दी से मुझे बताएं। चले अब हम लिखते हैं, चले जवेरिया लिख देते हैं। नहीं लिखता बेटा, नहीं अब नहीं लिखता, मैं अब नहीं लिखूंगा रिजवान। तो क्या होगा? रिजवान शो होगा। हमने उस सेल को D, जो हमारा सेल था ना D3, उसको हमने इक्वलिटी कर दिया किसके? B2 के। B2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या बराबर है D3 के। क्लियर? ये समझ में आया? ओके B2 की वैल्यू क्या थी? रिजवान थी।
अब जो भी B2 के अंदर वैल्यू होगी वो वहां पे शो हो जाएगी। अगर मैं वहां पे लिखता हूँ 10, B2 में अगर मैं 10 लिखता हूँ तो D3 में क्या शो होगा? B2 में अगर मैं 10 लिखता हूं तो D3 में क्या शो होगा? टेंस होगा। ओके यार, ये मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, मैंने मी फातिमा लिख दिया। ओके, फातिमा शो हो गया, ठीक है। और कुछ? अब आगे चलें, जो हमारा मेन टॉपिक है। एक्सेल में 3 रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जो मैक्सिमम यूज़ कर रहे होते हैं ना रेफरेंस, वो कर रहे होते हैं रिलेटिव रेफरेंस। उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट होता है और उसके बाद हमारे पास मिक्स रेफरेंस होता है। क्लियर यहाँ तक? मोहम्मद इमरान लिख देते हैं यार, चलो आगे जाके लिख देते हैं। तो कौन कौन से रेफरेंस बताए आपको? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। टाइम बहुत शॉर्ट है और बहुत सारी चीजें हमने देखनी है यार, समझनी है। कैसी बातें करते हो आप? तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ऑन द टॉपिक, ठीक है। बातें भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ हम पढ़ेंगे भी। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। तो हम आ जाते हैं रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर। तो रिलेटिव रेफरेंस के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हम रेफरेंस देख रहे हैं वो है रिलेटिव रेफरेंस। मंथ, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस और नेट इनकम, ठीक है। अच्छा जी, यह हमने हमारे पास एक छोटा सा डाटा है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मंथ आ रहा है, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस और नेट इनकम। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जी, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? उबैद लिख देंगे तुम्हारा नाम भी, सबका नाम लिख देंगे। अगर कल आप बातें करते तो फेस टू फेस आपके नाम भी थोड़े से पता चल जाते। यानी हमारी इनकम फर्स्ट ईयर बिजनेस फील्ड में बस, ओके। नहीं, टोटल खर्चा नहीं, तो रेवेन्यू खर्चा नहीं होता। खर्चा आपका एक्सपेंस होता है। जो आप खर्चा आपका जो होता है वो एक्सपेंस होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए क्या इजी कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्या किया, मामा ने कुछ पैसे दिए और उसमें से आपने कुछ खर्च कर लिए। जो पैसे आपको मामा ने दिए वो आपके पास है रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं इसको इजी कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। जो आपको मामा ने पैसे दिए, ठीक है, वो क्या आपके पास रेवेन्यू। अब उन पैसों से आपने कुछ चीज़ें परचेज की या कुछ खा लिए, पैसे कुछ खर्च कर लिए, कहीं पे स्पेंड कर लिए। अब जो पैसे मामा ने दिए थे और जो आपने स्पेंड किए कहीं पे भी या यूज़ किए, खर्च किए हैं, उन दोनों को अमाउंट को क्या कर रहे हैं, माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो हमारा क्या होगा, नेट इनकम, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। जैसे कि एक आपका ऑफिस है, ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस का आपके पास रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है ना, लाइक आपने क्या किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो आपका 1 लाख हुआ, मतलब 1 लाख आपने जनरेट किया। अच्छा जी, 1 लाख आपके पास आया, इनकम मतलब रेवेन्यू आया। अब उसके अंदर आपने उस शॉप का रेंट भी दिया, जो आपने अदर एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे
उनका भी आपने पे किया। अब उन सबको पे करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका है नेट इनकम, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ओके, क्लियर? अच्छा जी, मुझे क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से मुझे नेट इनकम मालूम करनी है। अब मैंने तमाम चीज़ें आपको बहुत डिटेल्स में बता दी, मुझे अब जल्दी से आप बताएं कि टोटल इनकम हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो मुझे जल्दी से बताएं। मुझे नेट इनकम मालूम करनी है। नेट इनकम कैसे निकलेगी? नेट इनकम कैसे निकलेगी? किसको ऐड करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे बताओ। मुझे सेल एड्रेस, मुझे वैल्यू बताओ कि सर 85,000 25,000 ये सेल का एड्रेस वो जो भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, अगर मैं 85 माइनस 25,000 कर देता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर क्या आएगा? अच्छा, आप कह रहे हैं 60,000, गुड हो गया। अच्छा, क्या इस सेल को मैं ड्रैग कर सकता हूं? क्या मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं? बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। क्या इस सेल को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं? यस, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या मेरे पास आंसर सबका चेंज आएगा या सेम आएगा? जो मेरा इनकम वाला जहां पे मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया है, अगर क्या उस सेल को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा सबका सेम आएगा या चेंज आएगा? जल्दी से मुझे बताएं। क्यों? सबकी वैल्यू तो अलग अलग है। ये देखें, सबकी वैल्यू तो आपका अब नीचे 54 है और 4,000 है। टोटल रेवेन्यू उसने फेब के मंथ में 54,000 रेवेन्यू जनरेट किया और एक्सपेंस उसका 4,000 है। तो सेम कैसे हो सकता है? सेम कैसे हो सकता है जी? सेम कैसे हो सकता है, थोड़ा सा मुझे बताएं। एनी जी, आसमा आसिफ मुझे बताओ सेम कैसे हो सकता है। और अगर अनस तुम बता रहे हो ना अपनी सिस्टर को, तो मैं ना तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। जी सरफराज अली जी बताओ क्यों सेम आएगा? अच्छा, आप देखें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर चेंज आएगा। अब ये देखें, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बहुत फोकस से आपने देखनी है।
अब मैंने जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है माइनस की ना, वो हार्ड कोड वैल्यू लिखी है। अब उसको वो साइड वाली एक्सपेंस और रेवेन्यू से कुछ भी उसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो सब पे क्या आएगा, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू आ रही है, देखिए, ठीक है। अगर यही काम मैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पे हमने हार्ड कोड में वैल्यू दी थी, जो आपको 2 क्लासेस पहले आपको बता दिया गया। ये देखिए, देख रहे हो। अच्छा, अगर मैं यहां पे सेल का एड्रेस दे देता हूं तो फिर क्या होगा? अगर यहां पे मैं सेल का एड्रेस दे दूं तो फिर क्या होगा? तो बाद में आपने चेंज भी तो कर दिए थे ना बेटा, जो आपका पॉइंट था आप चेंज हो गए थे। अब क्या होगा अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ, तो क्या चेंज आएगी या सेम आएगी? चेंज क्यों होगी? अब वैल्यू चेंज क्यों होगी? रीजन बताओ मुझे, रीजन बताओ। अब उधर कह रहे हैं सेम आएगी। और नवीरा आरिफ भी कह रही है सेम आए हैं, रिहाना हनीफ भी कह रही सेम आएगी। इनको भी एक्सेल में इनकी बस चेंज आएगी, यानी क्यों चेंज क्यों आएगी? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, चेंज क्यों आएगी? सेल का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेट हमारे पास क्या होगी, चेंज आएगी। अच्छा, रिलेटिव रेफरेंस को बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, क्या बहुत ही इजी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी मैं बहुत ही इजी आपको समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, रिलेटिव रेफरेंस अब आपने समझना है, लॉजिक समझनी, इसके पीछे लॉजिक क्या हो रही है। मैं सेल का एड्रेस हूं, क्या मैं एक सेल का एड्रेस हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं क्या हूं, एक सेल का एड्रेस, और दूसरा भी, और ये अगर आप पानी की बोतल ले लेते हैं, ये दूसरा सेल का एड्रेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको बराबर कर दिया किसी भी जगह पे, जिस तरह से इक्वल का साइन लगा के हमने नेट इनकम में किया था ना। अब जिस सेल पे आपने वो फार्मूला लगाया है, ठीक है, उस सेल को जहां पे भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे या ड्रैग एंड डाउन करेंगे, तो ये भी मतलब मैं भी उस पोजीशन मूव करूंगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से और इजी कर देता हूं, मैं हूं और मेरा एक गार्ड है, ठीक है, इमेजिन कर ले मेरे पीछे एक गार्ड खड़ा है। जितने फासले पे मैंने गार्ड को खड़ा किया है, मतलब 1 सेल के डिस्टेंस पे खड़ा किया, या 2 सेल के डिस्टेंस पे खड़ा किया, या 3 सेल के डिस्टेंस पे अपने गार्ड को खड़ा किया। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा कि मैं एक कदम आगे लूंगा तो मेरा गार्ड भी एक सेल मूव करेगा, मतलब मैं एक सेल आगे जाऊंगा तो गार्ड भी एक सेल आगे की तरफ मूव होगा। अगर मैं एक सेल राइट की तरफ मूव करता हूं तो मेरा गार्ड भी एक साइड राइट पे मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो मेरा जो गार्ड है ना, वो भी राइट साइड पे मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका होता है रिलेटिव रेफरेंस, मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे गार्ड है, और जो गार्ड की मैंने पोजीशन अलाउ की हुई है ना, वो मैंने कहा कि मेरे बाद 2 सेल छोड़ के तीसरे सेल पे गार्ड खड़ा है, ठीक है। अब जब मैं मूव करूंगा आगे की तरफ तो क्या होगा, एक सेल मैंने मूव किया तो गार्ड भी एक सेल मूव करेगा, तो बीच में अभी भी कितने सेल का डिफरेंट रहेगा, 2 सेल का डिफरेंट रहेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो मेरा गार्ड भी क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव होगा। राइट साइड पे मूव करूंगा तो वो राइट साइड पे मूव होगा, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस ये काम करता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैंने यहां पे क्या किया जी, प्रैक्टिकल करके, अब मैंने यहां पे क्या किया, B4 माइनस C4, सबको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, सबको हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जब मैं अपने सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जैसा कि अभी बताया था, ये भी क्या होगा, ड्रैग हो जाएगा। जो आपने वैल्यू दी हुई है
ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ड्रैग हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं तो सबका आंसर जो आएगा चेंज आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं आप दो मुझे समझ लें, दो सेल और ये गार्ड है आपका, ठीक है। अब गार्ड जो आपका है ना बिल्कुल आपके साथ है, मतलब अगर मैं इस सेल को ऊपर की तरफ मूव करूं, अगर मैं इस सेल को टॉप साइड पे मूव करूं तो यहां पे सेल एड्रेस क्या आएगा, यहां पे नेट इनकम पे सेल एड्रेस क्या आएगा, अगर मैं ये वाले सेल को टॉप साइड पे क्या करूं, मूव करूं, अभी यहां पे सेल एड्रेस आ रहा है B4 माइनस C4, तो यहां पे सेल एड्रेस क्या आएगा, B3 माइनस C3, गुड हो गया, ये देखें B3 माइनस क्या आ गया C3, टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ माइनस नहीं कर सकते इसलिए उसने वैल्यू दे दिया B3 माइनस C3। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, थोड़ा सा इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए, यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं B4 माइनस C4। अब हमारे बीच में जो हमने आंसर जहां पे आंसर हमारे पास आया है जिस सेल के ऊपर, उस सेल में और जो हमने सेल का एड्रेस दिया उस सेल में कितने सेल का डिफरेंट है, मतलब दो सेल का डिफरेंट आपके पास आ रहा है। यहां पे आ रहा है B4 माइनस C4। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, अगर मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां पे सेल एड्रेस क्या आएगा, अगर मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां पे सेल एड्रेस क्या आएगा, क्या सेल एड्रेस क्या आएगा, सेल एड्रेस मुझे बताएं। सेल एड्रेस मुझे बताएं क्या आएगा, जैसे कि यहां पे आपके पास आ रहा है B4 माइनस C4, अगर मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां पे सेल एड्रेस क्या आएगा, B5 माइनस C5, F5 कैसे आएगा, ठीक है, B5 माइनस C5, ये देखिए, ये देखिए क्या आया सेल का एड्रेस B5 माइनस C5। अब ये देखें, यहां तक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब अगर इन सेल को मैं कहीं पे भी उठा के ले जाऊं तो ये इतने ही सेल का बीच में क्या करेंगे, गैप देंगे, ठीक है। अब यहां पे पहले वाले पे हम आ जाते हैं, तो यहां पे आपके पास आपने देखा B4 माइनस C4, क्या सेल का एड्रेस आ रहा है B4 माइनस C4। अगर मैं इस सेल को कॉपी करता हूं और मैं कहीं पे यहां पे आ जाता हूं नीचे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस सेल को यहां पे पेस्ट करता हूं तो मेरे पास यहां पे अगर मैं देखूं जीरो पे जब मैं डबल क्लिक करूं तो मेरे पास सेल एड्रेस क्या आ रहा होगा, अगर मैं यहां पे O पे, ये जो O वाला कॉलम है जीरो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेल एड्रेस क्या शो कर रहा होगा, सेल एड्रेस क्या शो कर रहा होगा, नहीं नहीं यार नहीं, अभी तो बताया है। जहां पे जीरो आ रहा है अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो सेल का एड्रेस क्या आएगा, सेल का एड्रेस क्या आएगा, मैंने आपको कहा कि जिस साइड पे मैं मूव होऊंगा, ठीक है, सेल भी उसी साइड पे मूव होगा, ठीक है, मतलब मींस कि मेरा गार्ड भी उस साइड पे मूव होगा। मेरा गार्ड और मेरे बीच में एक सेल का डिफरेंट है, मैं एक सेल आगे बढ़ूंगा तो वो भी एक सेल बढ़ेगा, लेकिन हमारे बीच में फिर भी एक सेल का क्या रहेगा, गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। अब मैंने क्या किया, वहां से कहां से हमने कॉपी किया वो हम आपको बता देते हैं। हमने यहां से क्या किया, डी से कॉपी किया, ठीक है,
क्या किया, डी से, डी पे सेल एड्रेस क्या आ रहा था, B4 माइनस C4। अब इस सेल को हमने कॉपी किया और ओ में जाके हमने यहाँ पे 50 पे क्या कर दिया था, इसको पेस्ट कर दिया था। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पे डबल क्लिक करता हूँ, अगर मैं 0 पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेल एड्रेस क्या आएगा, मेरे पास सेल एड्रेस क्या आएगा, जी शयान खान ने सही कहा। O50 क्यों आएगा भाई, B4C4 क्यों आएगा, I50 J50 क्यों आएगा। ये देखो यार, मैंने आपको कहा ध्यान से समझिएगा, मैं ये हूं और ये बोतल मेरा गार्ड है, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, चलो इस तरह से आगे कर देते हैं। अब इस बोतल में और मेरे में एक सेल का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिपेंड करता हूं, बोतल के ऊपर। बोतल एक स्टेप आगे होगी, एक सेल आगे होगा, मैं भी एक सेल आगे होऊंगा। बोतल आपकी लेफ्ट साइड पे, मतलब एक राइट साइड पे मूव होगी, एक सेल मूव होगा तो मैं भी राइट साइड पे मूव होऊंगा, लेफ्ट साइड पे मूव होगी तो मैं लेफ्ट साइड पे मूव होऊंगा। तो इसी तरह से यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेल एड्रेस आ रहा था अभी, क्या आ रहा था, B4 माइनस C4, मतलब कि हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अब मैं जहां में भी इसको पेस्ट करूंगा, इस सेल को कॉपी करके जहां पे भी पेस्ट करूंगा, उसके बाद वाला और उसके बाद वाला सेल का एड्रेस आ जाएगा। मतलब यहां पे जो सेल एड्रेस हमारे पास आ रहा होगा, यहां पे जो हमारे पास सेल एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है M50 और N50, M50 और N15। ये देखें, समझ में आया? अगर थोड़ा सा समझ में आया तो आप मुझे प्लीज बताएं। अच्छा जी, यस, चलें। आप कह रहे हैं यस, थोड़ा सा एक दफा और देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि वाकई समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप देखें क्या आ रहा है गैस, B4 माइनस C4, क्या है, B4 माइनस C4। अब मैं इस सेल को क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, और यहां पे क्या सेल एड्रेस आ रहा था, B4 माइनस C4, मतलब दो सेल का बीच में गैप है। मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं ले जाता हूं जी, यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। क्या सेल का एड्रेस आ रहा होगा मुझे बताओ। यहां पे अगर मैं 0 के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा, अगर मैं 0 पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा, अगर मैं 0 पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेल का एड्रेस क्या शो कर रहा होगा, एक के कमांडो को, वाह। TU क्यों शो कर रहा होगा, TU क्यों शो कर रहा होगा, अब यहां पे ये देखें TU क्यों शो कर रहा होगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस सेल में, ठीक है, ये हमारा गार्ड है और इसको हमने कितने सेल के कितने डिस्टेंस से खड़ा किया हुआ है, 1 और 2, ठीक है।
तो अब जब भी मैं मूव करूंगा, मतलब इस सेल को मैं जहां पे भी लेके जाऊंगा तो ये भी क्या होंगे, उस हिसाब से मूव होंगे। मीन्स कि ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, और ये दो मेरे गार्ड है, ये वाला और ये दो मेरे गार्ड है। अब मैं जिस साइड पे मूव होऊंगा, लेफ्ट साइड पे मूव हूं या डाउन साइड पे मूव हूं या अप साइड पे मूव हूं, तो ये दो गार्ड भी मेरे साथ उसी तरह से मूव होंगे, क्योंकि उनको मैंने बताया है कि भाई जिस साइड पे मूव होऊंगा आपने मूव होना। और जो हमारे बीच में जहां मैंने आपको खड़ा किया, आपने अपनी जगह से नहीं हिलना, ठीक है, वो जो फासला हमारे बीच में है वो आपने कायम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें B4 माइनस C4, मतलब कि इस सेल को मैं जहां पे भी पेश करूंगा तो वो दो सेल छोड़ के ये दो सेल का देगा, ठीक है। हमारे बीच में क्या होगा, दो सेल का डिस्टेंस आएगा। तो हम आगे आ जाते हैं, तो हमने कहां पे इसको किया था, 100 पे हम आ जाते हैं। तो हमने इसको कहां पे पेश किया था, यहाँ पे B पे। अब ये क्या करेगा, इस सेल को छोड़ देगा, इस सेल को छोड़ देगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, R100 और S100 आएगा। ये देखिए, एक ही कमांडो ने बिल्कुल सही बताया था। लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मैं और मेरा गार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक मैं हूं और दो मेरे गार्ड हैं, और दो गार्ड की पोजीशन मैंने सेट की हुई थी दो सेल के गैप के साथ, ठीक है, दो सेल के गैप के साथ, डिस्टेंस के साथ। अब रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा, वो सेल जिस साइड पे आप मूव करेंगे वो भी उसी साइड पे मूव होगा। मूव करें या कॉपी करें, बात एक ही है, बात एक ही है रिलेटिव रेफरेंस के अंदर, ठीक है। अब यहां पे हमने जो काम किया, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे ये मैं हूं, ये जो 16 जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेल, ये मैं हूं, मतलब मींस के मैं क्या हूं, F4, और यहां पे मैंने क्या किया, B4 माइनस C4 का सेल का एड्रेस दिया हुआ है। अगर मैं यहां से कॉपी करता हूं और मैंने क्या किया, दो यहां पे आके मैं पेश करता हूं, क्या, मैं जंप करता हूं यहां पे। अब क्या होगा, वो सेल भी, ये वाले दो सेल भी मेरे साथ जंप करेंगे, जितना मैं आगे जंप करूंगा वो भी उतना ही आगे जंप करेंगे। मींस कि हमारे बीच में दो सेल का डिस्टेंस आना चाहिए, L और K, मतलब हमारे पास जो एड्रेस आ रहा होगा वो I4 और J4 का आ रहा होगा अगर मैं M पे पेश करता हूं। ये देखें, जी अब क्लियर आपको, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। आपने जो सेल का एड्रेस दिया होगा जिसके ऊपर, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था, तो वो भी उसी साइड पे मूव करेगा। अब ये देखो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ इसको अभी भूल जाइएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं।
देखो आपके लिए ना क्या, बस आपको समझ में आ जाए जी, तो उसके लिए हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। और इसका काम, इसका जो अभी काम है कुछ भी नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये सब आपको समझाने के लिए। अच्छा बच्चों, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या काम किया? समझ में आया मैंने क्या काम किया? जी, समझ में आया मैंने क्या काम किया? जी जी बिल्कुल, एक्सेल शीट बनाई मैंने, एक्सेल शीट बनाई है ताकि आपको समझ में आ सके। अब मैंने ये एक्सेल शीट बनाई जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया, ये मेरे दो गार्ड है, ठीक है, या ये दो मेरे गार्ड है। जिस तरह से हमने वैल्यू किया था ना, कि हमने क्या किया था, B2 और B3 के अंदर जो भी वैल्यू है उसका सेल का एड्रेस दे दिया था। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ई पे ये B2 और B3 सेल का एड्रेस दे दिया। अच्छा जी, अब ये देखें रिलेटेड रेफरेंस में क्या होता है कि आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि E2 के अंदर इन दो सेल का एड्रेस दिया हुआ B2 और B3। अब जब आप इसको मूव करोगे, जब आप ये E वाला सेल जहां पे आपने इन दोनों सेल का एड्रेस दिया हुआ है, जहां पे आप मूव करोगे, मतलब कि आप राइट साइड पे मूव करोगे, एक सेल मूव करोगे तो ये भी एक सेल मूव होगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको एक सेल टॉप करते हो तो ये एक सेल, ये डिस्टेंस दो कॉलम का आपके बीच में रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको उठाता हूं और मैं आ जाता हूं M पे, कहां पे आ जाता हूं, M पे, ये वाले सेल, ठीक है, तो ये दो सेल भी आपके साथ ही उसके मूव होंगे। ठीक है, तो वो रिलेटिव रेफरेंस के अंदर जो सेल का एड्रेस आपने दिया होता है वो भी आपके साथ मूव होते हैं। जितना भी आप आगे जाएं या नीचे जाएंगे वो भी आपके साथ उसी डिस्टेंस के साथ आगे की तरफ, ठीक है, दाएं लेफ्ट राइट की तरफ मूव होंगे। जी थोड़ा सा समझ में आया?
जी लाइक का ग्रुप समझ लें। जी जो डिफरेंट आपका शुरू में है, जैसे कि A1 और A2, और जो आपने आपने क्या किया, ई पे गए इक्वल A1 और B1 आपने सेल एड्रेस दे दिया। अब वो जो डिस्टेंस है ना ई तक, वो आपका कायम रहेगा। आप उस सेल को उठा के कहीं पे भी लेके जाओगे तो उतने ही सेल का वो आपको क्या करेगा, डिफरेंट देगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। तो हम आते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। अच्छा जी, मैंने क्या किया, यहां पे B4 माइनस C4 कर दिया। अब इस सेल को मैं कॉपी करता हूं। अच्छा, इस सेल पे आप देख लें क्या है, किस सेल का एड्रेस दिया, B4 माइनस C4। ठीक है, B4 माइनस C4 में एक कॉलम का हमारे पास गैप है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहां पे आ जाता हूं, और मुझे कोई बताएगा कि यहां पे आप इस जीरो पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा। अगर मैं जीरो पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, सेल का एड्रेस क्या आएगा। A40 और B40, वेल डन। क्या आया, A40 और B40। अच्छा जी, अच्छा अब इस सेल को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, इस सेल को मैं कॉपी कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, और यहां पे मैं कहीं पे आ जाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे बताओ कि यहां पे ये सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा। अगर मैं ये जीरो पे क्लिक करूंगा, मैं जीरो पे क्लिक करता हूं तो सेल का एड्रेस क्या आएगा। अगर मैं जीरो पे क्लिक करता हूं तो सेल का एड्रेस क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ये देखिए, मैं डबल क्लिक करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया, W60 और X60। ठीक है, क्या बात है यार बच्चों, आप तो छा गए हो, कमाल कर दिया यार आपने। बट मेरा दिमाग आउट हो गया। बट एनीवे, समझ में आया कुछ, रिलेटिव रेफरेंस का समझ में आया। नहीं आया होगा तो आपको डेफिनेटली जो आज असाइनमेंट दिया जाएगा उसके थ्रू आपको लाजमी आ जाएगा यार। ठीक है, बाकी जो दो रेफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा अब आज हमने देखा रिलेटेड रेफरेंस, हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस रहता है और मिक्स रेफरेंस रहते हैं। ठीक है, क्लियर। जल्दी से मुझे आपका कमेंट बताएगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। आप कमेंट से मुझे बताएंगे, तब तक मैं आपका असाइनमेंट्स निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी एनर्जी मिल सके। ठीक है, कि आपको समझ में आया या नहीं। आपका कमेंट बताएगा मुझे, आपका कमेंट बताएगा मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं।
जी जल्दी से यार। अच्छा कंफ्यूज कर दिया था, हो सकता है यार, कंफ्यूज हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अब आपको रिलेटिव रेफरेंस। तो आपको असाइनमेंट दिखाया जाता है जो आपको नेक्स्ट क्लास में हमें सबमिट करवाना होगा। ठीक है, चलें असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये आपको क्या करना है, एक मंथली क्लास अटेंडेंस शीट बनानी है। क्या? मंथली क्लास अटेंडेंस शीट बनानी है आपको। अब ये मंथली क्लास अटेंडेंस शीट है, आप इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने बनानी है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट्स है, वो सब इसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने खुद देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, हमारे पास कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं। आप कोई भी 10 स्टूडेंट्स का डाटा बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने यही सेम डाटा लिखना है। आप डाटा कुछ भी आप ले सकते हैं, आप डाटा कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, APL, मतलब कि A एब्सेंट, P प्रेजेंट और आपका L क्या आ रहा है, लीव आ रहा है। अच्छा जी, हमने मालूम क्या करनी, टोटल क्लासेस, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव। मतलब कि कोई स्टूडेंट्स ने अगर क्लास नहीं ली, ठीक है, तो उसकी टोटल क्लासेस कितनी है, वो कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन लीव थी उसकी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाटा को क्या करूँ, चेंज करूँ, मतलब कि P की जगह मैं लिख दूँ A, तो मीन्स कि उसकी प्रेजेंट कम हो जाएगी और एब्सेंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम जो आपने अटेंडेंस शीट बनानी है वो ऑटोमेटिक बनानी है। अगर मैं यहाँ पे डाटा को चेंज करूँ, ठीक है, डाटा को चेंज करूँ तो आंसर भी मेरे पास क्या हो, चेंज हो। सेल का साइज कैसे छोटा होगा आपको बताया था, सेल का साइज कैसे छोटा होगा आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे आप सेल को लिख दो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 6, 7, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल का साइज को कम कर सकते हैं।